हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आज आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था खंड को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं अंकित पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में अनुभव है और उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था खंड को समझ लेते हैं, उसका क्या सिलेबस है, हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा भारतीय शासन अधिनियम। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसको हमें लगभग 15 घंटों में समाप्त करना है। इसी समय में हम इसमें एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। पिछली विगत वर्षों में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और क्या नए प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या अधिकतर एग्जामों में देखी जाती है। लगभग इसको मैं 10 घंटे में 10 आवर में कंप्लीट करना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, इसको लगभग ये हमारा बड़ा सेशन रहेगा और इसमें लगभग 30 घंटे के अंतराल में हमें इसको समाप्त करनी है। इसमें एमसीक्यू भी रहेगा, क्लासेस भी रहेंगी, कंटेंट वाइज इस पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को सॉल्व किया जाएगा, तथ्यात्मक पुष्टि होगी। इसके बाद में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशित तत्व, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग 20 घंटों में हमें इसे समाप्त करना है। संवैधानिक संशोधन, जो एक संविधान की विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है, लगभग 10 घंटे में से सॉल्व करेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन कितने हुए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और प्रमुख संविधान इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उन पर चर्चा कर लेंगे। अधिकतर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तो डिस्कस करेंगे ही, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों की भी चर्चा करेंगे। यहां जजेस की क्या योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार से यहां पर कार्य प्रणाली होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण बिंदु, आपके सवाल, हमारे जवाब, प्रश्नों की सीरीज, आपको समय समय पर रिवीजन करना है। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार है। अब जो प्रमुख पहला टॉपिक हमारा है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, कोई भी बदलाव जो होता है उसके पीछे की पृष्ठभूमि जानना जरूरी होती है। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसके पीछे भी कोई ना कोई पृष्ठभूमि जरूर रही होगी। भारत शासन अधिनियम आने के कारण क्या है, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, तो ध्यान रखना 1919 में एक अधिनियम आया जिसको आप कहते हो भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है और यहां पर एक वर्ग मुसलमानों को 1919 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन में मुसलमानों को शामिल कर दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत लॉर्ड मिंटो के द्वारा होती है, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। दूसरा, भारत में बहुत, यहां पर देखिए, एक नरम दल का भी वर्ग था, एक गरम दल का भी वर्ग था। अगर नरम दल को ब्रिटिश साधते तो गरम दल नाराज हो जाते और गरम दल को साधते तो नरम दल नाराज हो जाते। जब मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन में प्रतिनिधित्व मिल गया, इसके बाद से बड़ा वर्ग इसमें जो है असंतुष्ट हो गया, जैसे कि इसमें ईसाई भी थे, आंग्ल भारतीय भी थे,
पंजाब के सिख भी थे, बहुत बाहुल एरिया था, दलित वर्ग भी था, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। इनको यहां पर असंतोष पैदा इनमें हो गया। और दूसरा, यहां पर होम रूल लील आंदोलन भी चल रहा था, जिससे सुशासन की जो मांग थी वो तीव्र हो गई। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट महोदया दोनों ही होम रूल आंदोलन को संचालित कर रहे थे और आंदोलन अपने चरम पर था। बंगाल और मराठा जैसी पत्रिकाएं, कोमल भील और न्यू इंडिया जैसी समाचार पत्रिकाएं जन संचार कर रही थीं। सुशासन की मांग तीव्र हो चली। बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा जाता है कि एक यहां पर व्यक्ति थे, वैलेंटाइन्स रोल। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कह दिया। और जब भारतीय शांति का जनक कह दिया तो वो इन पर मानहानि का दावा करने के लिए लंदन चले जाते हैं। यहां पर होम रूल लील बहुत ही बड़ा योगदान था। लखनऊ समझौता 1916। और ये सब सांप्रदायिक निर्वाचन क्यों दिया जा रहा था? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति। अगला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला, जिसमें भारतीयों द्वारा ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन किया गया और गांधी जी के कहने पर भारत से 3 लाख सैनिक चले गए, जो लौटकर जनसामान्य वापस नहीं आया। और 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना गया। माइनस में यहां पर जनसंख्या चली गई। हमने इतना सहयोग किया, उसके बाद भी अंग्रेज हमारा भला करने का नहीं चाह रहे थे। रॉलेट एक्ट, काला कानून 1919, ये सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में हम अपने विषय पर आ जाते हैं और हमारा विषय सबसे पहले 1919 के अधिनियम को समझेंगे। 1919 के अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखने का इसका नाम यह है कि जब यह अधिनियम पारित किया जा रहा था, इस समय जो माउंटेग्यू थे ये भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। अर्थात यहां पर भारत सचिव कौन था? लॉर्ड माउंटेग्यू थे। और इस समय जो वायसराय के पद पर आसीन थे उनको कहा, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था उनका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस पद पर कार्यरत थे? तो ये वायसराय के पद पर कार्यरत थे। और लॉर्ड माउंटेग्यू भारत राज्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों को समझ लें। तो पहले हमारे यहां पर एक सदनीय विधायिका हुआ करती थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई। जिस प्रकार से आज आप देखेंगे तो ये हमारी संसद है। संसद में सबसे ऊपर बैठता है राष्ट्रपति। इसका जो उच्च सदन है वो कहलाता है राज्यसभा। और इसका जो निम्न सदन है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है। इसी प्रकार से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। इसका जो उच्च सदन था उसे राज्य परिषद कहा गया, काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा गया, जिसमें लगभग सदस्यों की संख्या 60 थी और इनका कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष का। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? तो आपके सामने आंसर है 1919 का अधिनियम या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यहां पर जो दूसरा सदन था जिसे निम्न सदन कहा जाता है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 145 थी और इनका जो कार्यकाल रखा गया था वो कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। कई बार प्रश्न पूछा गया प्रांतों में द्वैध शासन का। द्वैध शासन प्रांतों में, अगर एक समझिए एक चीज यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए
कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, तो आपका आंसर होगा 1919। और अगर आपसे पूछा गया प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, अगर आपसे पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया, तो आपको आंसर होना चाहिए आपका 1919। कौन आंसर होगा आपका? 1919 का आंसर होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई, तो वो समाप्ति की गई 1935 में। समाप्ति कब हुई? 1935 में। प्रारंभ कब हुआ? 1919 में। जैसे ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। द्वैध शासन के अंतर्गत दो प्रकार के विषय रखे गए, एक आरक्षित विषय और दूसरे विषयों को है हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड विषय। जो आरक्षित विषय थे इन पर वायसराय की काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता था और दूसरी मंत्रियों द्वारा निर्णय लिया जाता था, इस प्रकार से। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है लियोनस कार्टेस। ये वही लियोनस कार्टेस हैं जो राउंड टेबल पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। आगे चलते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन भी हो गए। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है। कई परीक्षाओं में एक प्रश्न सामान्यता देखा जाता है, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो हुई 1909 के अधिनियम से हो जाती है और 1919 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। यहां पर भारतीय ईसाई, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पंजाब के सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। एक कुछ नहीं, फूट डालो और शासन करो के बीज बोए जा रहे थे। बाद में 1935 में भी सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन का विस्तार किया जाता है और यहां पर दलित, महिला और मजदूरों को शामिल किया गया। इस प्रकार से एक और यहां पर जब आपको पता हुआ कि सिविल सेवा चुनी जाने की परीक्षाएं भारत में नहीं आयोजित होती थी, जो भी भारतीय सिविल सेवाओं में उपस्थित होना चाहते थे भारत से बाहर ब्रिटेन परीक्षा देने जाना पड़ता था। इसी क्रम में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन करने के बाद में 1 अक्टूबर 1926 कब 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग गठन करके इलाहाबाद में स्थापित किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे सर रोज बारकर। कौन अध्यक्ष हुआ करते थे? सर रोज बारकर। इसी क्रम में देखिए यहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स भी दिए गए। स्थानीय सुशासन पर बल दिया गया। नरेश मंडल की भी स्थापना की गई। यह नरेश मंडल छोटी छोटी देशी रियासतों के एकीकरण से संबंधित थी। छोटी छोटी देशी रियासतों के एकीकरण से संबंधित थी। और भी आगे देखेंगे इसमें, और भी आगे आपको देखने को मिलता है। आगे आपको देखना होगा इसमें पहली बार केंद्रीय बजट, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। साथ ही राज्य विधानसभाओं को अधिकार दिया गया कि आप अपना बजट अधिकृत कर सकते हैं। धीरे धीरे शक्तियों का हस्तांतरण होता जा रहा है। ब्रिटिश संसद में एक आप देखिए, ब्रिटिश संसद में जो भारत के मंत्री होते थे उनको जो है वेतन दिया जाता था। ब्रिटिश राजस्व से उनको वेतन दिए जाने का प्रावधान था। एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया जाना था कि जब 10 वर्ष बाद इस ब्रिटिश सरकार की जांच करने के लिए एक आयोग आएगा और उस आयोग का गठन भी किया जाना था। एक बात ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जो 1919 का अधिनियम है ये लागू हुआ 1921 में, ऐसे जब मैं आपको बताऊंगा 1935 का अधिनियम ये लागू होगा 1937 में। तो 19 अभी हमने इसको कंटेंट वाइज पढ़ा। अभी हम
और भी इसमें देखेंगे। देखिए और भी इस अब आपको सब पीडीएफ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये सब आपको विषय पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसमें आप एक बार जस्ट इसको रीड कर लेना है। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो सब आपसे शेयर कर दी गई है। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के अब हम आगे आने वाली क्लासेस में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। बंद कर दीजिए।